नमस्कार। हम जो लिखते हैं ये अक्षर, क्या कभी सोचा है कि इनकी अपनी एक कहानी है, एक बहुत लंबा और दिलचस्प सफ़र है। आज हम देवनागरी लिपि की उसी आकर्षक यात्रा को समझने वाले हैं। ये सिर्फ एक लिपि नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। और हाँ, यूजीसी नेट हिंदी परीक्षा के लिहाज से भी ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कैसा रहेगा हमारा आज का सफर? ये रहा एक छोटा सा रोड मैप। हम सबसे पहले समझेंगे कि भाई ये लिपि होती क्या है, फिर भारत की पुरानी लिपियों को देखेंगे और उसके बाद देवनागरी के जन्म से लेकर उसके आज के स्टैंडर्ड रूप तक के सफर पर चलेंगे। तो देवनागरी की कहानी में गोता लगाने से पहले एक कदम पीछे हटते हैं और ये समझते हैं कि कोई भी लिखने का तरीका, कोई भी लिपि आखिर जन्म कैसे लेती है। दुनिया में कहीं भी हो, इसके कुछ तयशुदा पड़ाव होते हैं। देखिए, भाषा के जानकार कामता प्रसाद गुरु बताते हैं कि लिपियों का विकास मोटे तौर पर 4 स्टेज में होता है। शुरुआत होती है चित्र लिपि से, यानी अपनी बात कहने के लिए तस्वीरें बनाना। धीरे धीरे ये तस्वीरें विचारों और भावों के प्रतीक बन जाते हैं। और आखिर में आता है वो स्टेज जहां हर आवाज, हर ध्वनि के लिए एक खास निशान तय हो जाता है, जिसे हम ध्वनि लिपि कहते हैं। ठीक है, तो लिपि कैसे बनती है ये तो समझ लिया। अब आते हैं अपने देश भारत की तरफ और देखते हैं कि यहाँ के इतिहास में सबसे पुरानी और जरूरी लिपियां कौन सी थीं। प्राचीन भारत में मुख्य रूप से इन 3 लिपियों का जिक्र मिलता है, लेकिन इन तीनों में से एक लिपि ऐसी है, ब्राह्मी लिपि, जो आगे चलकर भारत की लगभग हर लिपि की मां बनी। जी हां, यहीं से हमारी कहानी असल में शुरू होती है। सिंधु घाटी की लिपि की बात करें तो ये इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। सोचिए, हजारों साल पुरानी सभ्यता, और उनकी लिखाई को हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। विशेषज्ञ इस बात पर भी एकमत नहीं है कि इसमें कुल कितने चिन्ह हैं। मतभेद कितना गहरा है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए। एक स्कॉलर हंटर को लगता है कि इसमें 253 चिन्ह हैं, तो लैंगडन को 228, वहीं गैड और स्मिथ को तो करीब करीब 400 निशान दिखते हैं। मतलब जमीन आसमान का फर्क। ये पहेली वाकई बहुत बड़ी है। तो अब आते हैं उस लिपि पर जो हमारी कहानी की हीरोइन है, ब्राह्मी लिपि। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये लिपि आई कहां से, और इस पर जान लीजिए कि विद्वानों के बीच 2 बिल्कुल अलग अलग विचार हैं। एक टीम है जो मानती है कि ब्राह्मी पूरी तरह से भारतीय है, यहीं की मिट्टी से उपजी है। इसके सपोर्टर्स कहते हैं कि यह या तो वैदिक चिन्हों से बनी, या फिर कुछ का मानना है कि इसका कनेक्शन उसी रहस्यमयी हड़प्पा लिपि से ही है। और फिर है दूसरी टीम। इन स्कॉलर्स का मानना है कि नहीं, ब्राह्मी का आइडिया बाहर से आया। कोई इसे पश्चिम एशिया की सेमेटिक लिपि से जोड़ता है, तो कुछ इसे यूनानी यानी ग्रीक लिपि का वंशज मानते हैं। तो देखिए, ये बहस आज भी जारी है। तो सवाल यह है कि ब्राह्मी से देवनागरी तक का सफर तय कैसे हुआ। चलिए इसका पूरा फैमिली ट्री देखते हैं कि कौन किसका वंशज है। वक्त के साथ ब्राह्मी लिपि कह सकते हैं कि 2 अलग अलग रास्तों पर निकल पड़ी, एक दक्षिणी शैली और एक उत्तरी शैली। और हमें पकड़नी है ये उत्तरी वाली राह, क्योंकि देवनागरी का रास्ता यहीं से निकलता है। ये सफर बिल्कुल साफ है। देखिए, सबसे पहले थी ब्राह्मी, उसकी उत्तरी शैली से बनी गुप्त काल में गुप्त लिपि, फिर इससे निकली कुटिल लिपि, और बस इसी कुटिल लिपि से लगभग 9वीं सदी आते आते हमारी देवनागरी ने अपना शुरुआती रूप लिया। तो अब हम आ गए हैं अपनी मंजिल पर, देवनागरी। अब जरा इसे करीब से जानते हैं। इसका ये नाम कैसे पड़ा, इसमें ऐसा क्या खास है, और ये फैली कैसे। अब ये देवनागरी नाम, इसके पीछे भी बड़ी मजेदार कहानियां हैं। एक थ्योरी कहती है कि ये नगरों यानी शहरों में प्रचलित थी, इसलिए नागरी कहलाई। एक और कहानी इसे गुजरात के नागर ब्राह्मणों से जोड़ती है, और सबसे दिलचस्प कहानी तो इसे राजा चंद्रगुप्त के देव और पाटलिपुत्र के नागर को मिलाकर देखती है। देवनागरी की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है इसका अक्षरात्मक होना। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है, जो आवाज मुंह से निकलेगी ठीक वही अक्षर लिखा जाएगा। हर साउंड के लिए एक फिक्स्ड लेटर, कोई कंफ्यूजन नहीं। और यही बात इसे दुनिया की सबसे साइंटिफिक लिपियों में से एक बना देती है। लेकिन देखिए, वक्त के साथ एक ही लिपि के कई रूप हो जाते हैं। 19वीं-20वीं सदी में जब प्रिंटिंग प्रेस आए और देश को एक सूत्र में पिरोने की बात हुई, तो यह जरूरी हो गया कि देवनागरी का एक स्टैंडर्ड, एक मानक रूप तय किया जाए। और यहीं से शुरू होता है हमारी कहानी का आखिरी पड़ाव। 20वीं सदी की शुरुआत से ही देवनागरी को एक जैसा बनाने की कोशिशें तेज हो गईं। आप देखिए, 1904 से लेकर 1953 तक एक के बाद एक कितनी ही कमेटियां और बैठकें हुईं।
इन सब का मकसद एक ही था, जो छोटे मोटे फर्क थे उन्हें हटाना, ताकि टाइपिंग और प्रिंटिंग आसान हो और पूरे देश के लिए एक मानक लिपि तैयार हो सके। लेकिन इसी बहस के बीच एक बड़ा ही चौंकाने वाला सुझाव भी आया। जानते हैं किसका? जाने माने भाषाविद डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी का। उन्होंने कहा कि देवनागरी की जगह हमें रोमन लिपि अपना लेनी चाहिए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त ये बहस कितनी बड़ी और कितनी सीरियस थी। तो मिट्टी की तख्तियों से शुरू हुआ ये सफ़र आज हमारे फ़ोन की टच स्क्रीन तक आ पहुंचा है। ये लंबा इतिहास हमें एक सवाल पर लाके छोड़ता है। इस डिजिटल दुनिया में ये हज़ारों साल पुरानी लेकिन इतनी डायनामिक लिपि अब आगे कैसे बदलेगी? इसका भविष्य क्या होगा? देवनागरी का ये सफ़र तो खैर चलता ही रहेगा। अगर आप ऐसे ही और भी टॉपिक्स को आसानी से समझना चाहते हैं, खासकर यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी परीक्षा के लिए, तो आरती गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।